रहा है यूएन, ठीक है, यूएन के बारे में देख लेते हैं। यूएन जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, इसी को संयुक्त राष्ट्र बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में, ठीक है, न्यूयॉर्क। यूएसए में इसका मुख्यालय है। 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना बस उसी समय जो है यूएन की स्थापना की गई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा दे रहा है यूनेस्को। तो सबसे बड़ी बात होती है कि सर इंपॉर्टेंट ये भी होता है ना कि आप फुल फॉर्म भी देखते जाओ, एक एक चीज का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। तो यूनेस्को, यूनेस्को में यूएन लगा हुआ, तो पहले यूएन का मतलब क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और यूनेस्को में जो ई आ रहा है, ई माने होता है एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशनल हो गया, साइंटिफिक हो गया, ऐसे साइंटिफिक एंड कल्चरल, ठीक है, याद करिए एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखिए यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका, मेरे साथ बोलते जाइए, जितना बोलेंगे उतना आपको याद होगा। जबकि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। किस नदी के तट पर है? पेरिस में एफिल टावर है, 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है ना एफिल टावर, वो सीन नदी के तट पर है। कौन सी नदी यहां पर है? तो याद रखिएगा सीन नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। क्या नाम है? आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 45 में यूएन की स्थापना हुई थी और 46 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों आईबीआरडी भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला जाता है। फिलहाल आप याद रखिए वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी भी है, ठीक है, वहां पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वहीं पर आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका भी मुख्यालय वहीं पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिए जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? देखिए बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, डेविड मालपास। नाम क्या है? डेविड मालपास। यहां थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, मलपास लिखा हुआ, मलपास नहीं मालपास है। क्या नाम है? डेविड मालपास, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन में हमने क्या पढ़ा था? एंटोनियो गुटेरेस। यहां हमने पढ़ा डेविड मालपास, इसकी स्थापना 1944, हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आगे देखते हैं आईएमएफ। आईएमएफ जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, देखिए ये हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया। 1944 में ब्रिटेन वुड प्रस्ताव आया था, उसके बाद उसकी स्थापना हुई थी, तो उसको भी आप 1945 में ही कवर करिएगा, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है, ठीक है। याद रखिएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिए, अब इसको हिंदी में भी दे सकता है, आपसे पूछ सकता है, और इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो आप फुल फॉर्म भी साथ में पढ़ते चलेगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, अभी मैं आपको एक एक करके सारे हेडक्वार्टर बताने वाला हूं कि जेनेवा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है, याद रहेगा आपको, जेनेवा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल आप देख लो, टेड्रोस एड्रेनम। हालांकि देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के अध्यक्ष के बारे में याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, क्रिस्टिना जॉर्जिवा हो गई, और एंटोनियो गुटेरेस हो गए, वर्ल्ड बैंक के आपके डेविड मालपास हो गए, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो WHO याद रखिएगा। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का अक्सर करके फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, तो याद रखिए यूनिसेफ। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि जहां पर भी यूएन लगा होगा वो यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा। और आगे देखिए चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। यहां भी दे रहा है यूनिसेफ, याद रखिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बाल माने हो गया चिल्ड्रंस, फंड माने हो गया कोष, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? जहां पे आपका यूएन का है। जबकि यूनेस्को का कहां पे था? पेरिस में था। मैं बार-बार पूछूंगा, देखो WHO का कहां पर है? जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड आपके बारे में पता है? स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश है, आपको पता होगा उसके बारे में। उसकी राजधानी कहां पर है? हम लोग पढ़ते हैं बर्न, ठीक है। एक्चुअल में सही बात है कि स्विट्जरलैंड की कोई राजधानी नहीं है, ऑफिशियली कोई राजधानी नहीं है, बस ऐसे मतलब उसका अगर वहां के संविधान को उठाकर देखेंगे उसमें उसकी राजधानी की चर्चा कहीं पर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसको बर्न को माना जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हेनरिटा फोर्ड। आगे देखिए नासा, जिस तरह से हमारे यहां इसरो है उसी तरह से नासा भी इंपॉर्टेंट है। और नासा का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। अभी हमने पीछे पढ़ा वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय था? एक हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक का, एक हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय था वाशिंगटन डीसी। दूसरा हमने पढ़ा आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी था। तो अभी नासा का भी याद रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? एन माने होता है नेशनल, ए माने होता है एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। यहां पे स्पेस के बाद एजेंसी लगा दीजिएगा, ठीक है, स्पेस एजेंसी। तो ये हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ध्यान दीजिएगा। और वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय है डीसी। और अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। क्या नाम है? जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखिए नासा के बाद अब जिस तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी या कह लो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा है, उसी तरह से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप याद रखिए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु कहां पर? कर्नाटक में, याद रखिएगा। मुख्यालय है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? विक्रम
साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई इस समय अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष इसमें कौन है? के सिवान है। आगे देखते हैं हमारे यहाँ डीआरडीओ भी, आप देखते होंगे बहुत सारे मिसाइल हो गए या फिर तोप वगैरह हो गए, उनको बनाने में डीआरडीओ का बड़ा योगदान रहता है। तो डीआरडीओ के बारे में बात देख लीजिए, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। और नासा का कहां पर है? वो वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा सतीश रेड्डी। और इसरो में से क्या नाम उनका? के सिवान, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ दैनिक भास्कर ऐप पहले से बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहां पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। और इस समय गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इस समय वर्तमान में गवर्नर है। आगे देखिए एडीबी, बैंक की बात हो रही है तो एडीबी भी देख लेते हैं, ठीक है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसी तरह से एनडीबी भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो देखिए पहले यहां पर देख लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है और मनीला से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटा जाता है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे वहां के पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार एक भारतीय व्यक्ति को भी मिला है। क्या नाम है उनका? रवीश कुमार, यानी टीवी में है ना, रवीश कुमार, पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा इस बार का ये पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेसे, ठीक है। आगे तेरा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु अस्कावा। क्या नाम है? अस्कावा। तो आपको फिलहाल याद नहीं रखना, मैं बोल दे रहा हूं साफ साफ, खाली मुख्यालय यहां पर याद रखिए और याद रख सकते हैं टाइम पीरियड भी याद रखिए। आगे देखिए आईसीसी क्रिकेट से संबंधित है, करा कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, ठीक है। 1909 में क्या था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार, याद है ना आपको? मार्ले मिंटो सुधार 1909, उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो क्या थे? मिंटो दुधी वो उस समय वायसराय थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में है। दुबई कहां पर है? यूएई में, ठीक है। यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। राजधानी अबू धाबी। और इसके सीईओ कौन है? तो याद रखिए इस समय इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। दोनों आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, तो इसलिए मैंने यहां पे रेड कलर से लिख दिया कि आप चीजों को याद रख लो। दोस्तों अभी मैं आपका टेस्ट भी लूंगा तुरंत, ये सब पढ़ाने के बाद ना आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको फटाफट बताना बहुत स्पीड में। दोस्तों जिस तरह से आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, उसी तरह से बीसीसीआई ये भारत के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। इसके पहले हमने कहां पढ़ा? मुंबई में हेडक्वार्टर किसका था? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई था। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। शक्तिकांत दास इसके क्या है? इस समय गवर्नर है। और यहां पर देखिए बीसीसीआई के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए सौरभ गांगुली, इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। जबकि आईसीसी में अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर। सीईओ कौन है? मनु साहनी। तो सीईओ को आप यहां मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, शशांक मनोहर अध्यक्ष है, ठीक है। और मनु साहनी कौन है? सीईओ है। आगे देखिए बीसीसीआई हो गया, फीफा। अब जिस तरह से क्रिकेट के बारे में पढ़ा उसी तरह से फीफा होता है, ये फुटबॉल को लेकर होता है, ठीक है। तो याद रखिए फुटबॉल से संबंधित है। एफ माने होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। जबकि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। 1928 में हुई थी। सब याद रखिए मेरे भाई, गलती नहीं करना आपको। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से। शशांक मनोहर है। सीईओ कौन है? मनु साहनी है, ठीक है। ये सब याद रखिए। यहां पर देखिए ज्यूरिक पड़ता है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिक में है। और अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिक फिलहाल आप याद रखिए, आपके लिए जरूरी है। इसी तरह से आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना कब हुई थी? 1894 में। पहली बार ओलंपिक कब खेला गया? 1896 से ओलंपिक खेला जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने कहां है? ये स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में। देखिए फीफा का कहां पे था? वो ज्यूरिक था। फीफा का कहां पे था? फिर से याद करके बताइए, ऐसे बीच बीच में पूछूंगा तभी आप बताओगे। फीफा का कहां था? ज्यूरिक था। आईसीसी का कहां था? दुबई था। बीसीसीआई का कहां था? मुंबई था। ये सब आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए थॉमस बाच, ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आईओसी के क्या है? अध्यक्ष हैं। आसियान का नाम सुना होगा आपने, आसियान का नाम सुना होगा। चलिए आसियान का मुख्यालय कहां पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अभी ये राजधानी चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो जकार्ता, जावा, सुमार्ता, जकार्ता, इन सबका नाम सुना होगा। इंडोनेशिया महाद्वीप के अंतर्गत, सॉरी इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, तो जकार्ता याद रखिएगा। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ये पॉइंट आप पकड़िएगा। एसोसिएशन, ये माने तो एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। कौन सा? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ली सिनसुंग इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए G20, दोस्तों G20 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, ये आपस में एक जैसे हैं, तो इनके ऊपर भी जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं G20 की, तो ये 20 देशों का समूह, एक्चुअली में 19 देशों के साथ एक यूनाइटेड नेशन इसमें आता है, उसको यूनाइटेड नेशन का यूरोपियन यूनियन आता है, उसको भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन नहीं, यूरोपियन यूनियन। तो यहां लास्ट में देखिए यूरोपियन यूनियन, बाकी इसमें 19 अलग-अलग देश हैं, जिसमें भारत भी यहां पर बना हुआ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। भारत भी इसमें सदस्य। तो G20 का मेंबर भारत भी है, और G20 लिख रहा है 19 देश, और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ इसका एक मेंबर है। इस तरह से G20 इसका नाम दिया जाता है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष दोस्तों इसका कोई नहीं होता है, हर साल एक समिट होता है, ये समिट जहां पर होता है वहां पे अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस
इस बार यह समिट जापान के ओसाका में हुआ था, तो इस वजह से दोस्तों शिंजो अबे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, याद रखेगा। ठीक है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक याद रखिए, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन के लिए एक उपक्रम है, और खास करके ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है उनके साथ ये संगठन बनाया गया। 6 जून 1997 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का ढाका में, ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश भी आता है, भूटान, भूटान जो कि इससे बंगाल की खाड़ी से दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं, क्योंकि ये क्या है, भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश मतलब जो चारों तरफ से भूमि से गिरा है, लेकिन उसके बाद भी इसको यहां रखा गया। इंडिया भी है, नेपाल भी देखिए भू आबद्ध में आता है, म्यांमार तो मान लीजिए बगल में है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, ये मिलाकर के 5 देश जो है दोस्तों, ये तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ते हैं, सीमा को टच करते हैं, लेकिन नेपाल और भूटान यहां पे अलग है, तो इसको भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, आप मत होइएगा, 8 सदस्य देश हैं, 7 इसको याद रखेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 4 3 7, ठीक है, 7 याद रखेगा। सार्क, सार्क कंट्री का नाम सुना होगा। सार्क का मुख्यालय कहां पर, काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, पशुपतिनाथ, ये बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। इस समय अध्यक्ष कौन है, अमजद हुसैन इसके अध्यक्ष हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। तो साउथ एशिया में बात करेंगे दोस्तों, तो साउथ एशिया में भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों में याद रखिए, एक पड़ोसी देश नेपाल है, एक पड़ोसी देश भूटान है, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इतनी सीमा तो टच करती है। नीचे का श्रीलंका पकड़ लीजिए, जली सीमा से टच है, और मालदीव पकड़ लीजिए। ठीक है, मालदीव, इन 2 देशों को और जोड़ लीजिए। बाकी दोस्तों चीन को मत जोड़िएगा, क्योंकि वो बड़े देश में है और वो फिर साउथ एशिया में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो भारत के आसपास के ही देश हैं जिनका एक कोऑपरेशन बनाया गया है, सार्क कंट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, तो याद रखिए 4 4 8। ठीक है, इसके पहले वाले में कितना था, 7 था। आगे देखिए IAEA, IAEA क्या है, तो याद रखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। स्थापना कब हुई थी, 1957 में। 58 में DRDO बना था, याद होगा आपको, उसके पहले ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण बना था। इसका मुख्यालय कहां पर है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है, वियना में इसका मुख्यालय। वियना में दोस्तों एक और मुख्यालय है ओपेक का, ओपेक, ओपेक कंट्री का नाम सुना होगा। ये तेल जहां पर तेल क्षेत्र वाली देश हैं उनको एक संगठन माना जाता है ओपेक। ठीक है, तो याद रखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राफेल, ऐसे राफेल करके याद रखिएगा, ये IAEA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नाटो की बात कर लेते हैं दोस्तों, नाटो जल्दी से बताइए। नाटो, नाटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर का नाम सुना, उसके आसपास के देश भी इसमें सम्मिलित हैं। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी, और ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की जानते होंगे, ये फ्रांस से बिल्कुल सटा हुआ है, तो याद रखिएगा बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, वहां पर नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, जेन स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। आगे देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, और याद रखिएगा परीक्षा में फुल फॉर्म भी खूब पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UN माने यूनाइटेड नेशंस, D माने डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो 1965 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। इसके अलावा यूनिसेफ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी वहीं पर था। ठीक है, चिल्ड्रंस फंड वाला वो भी वहीं पे था, और मेन जो UN हो गया यूनाइटेड नेशन वो भी न्यूयॉर्क में था, और याद रखिए UNDP भी वहीं पर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हमला हुआ था, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, 1995 में गैट को हटा करके WTO को बनाया गया था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय है। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई, अब संघाई कहां पर पड़ता है, तो संघाई है चीन में, इसका मुख्यालय लेकिन कहां पर है, बीजिंग, बीजिंग चीन, याद रखिएगा। SCO मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2001 में बना था, व्लादिमीर नोरो इसके अध्यक्ष हैं। ओपेक कंट्रियों की बात करूं, ओपेक कंट्रियों की बात अभी मैंने किया था, जहां पर मैंने परमाणु अभिकरण का बताया था, वहां पर उसका मुख्यालय भी कहां पर था, ऑस्ट्रिया, वियना। ठीक है, पाएं हिंदी में लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट करने की आजादी सिर्फ एमबाइब ऐप पर। सीखें 3D वीडियोस से, करें पुस्तक के प्रश्नों की प्रैक्टिस, बनाएं अनलिमिटेड टेस्ट। आज ही डाउनलोड करें। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18th। लास्ट डेट 18 है मम्मी। और सिलेंडर? सिलेंडर, फोन, इंटरनेट, बिजली सब के बिल भर दिए। तू आराम से आ मम्मी, हम सारे काम बड़ी लगन से कर रहे हैं। गूगल पे पर है सभी बिल्स की एक चेकलिस्ट जो मिस नहीं होने देता कोई भी लास्ट डेट। ठीक है, तो इसका भी मुख्यालय याद रखिए ऑस्ट्रिया वियना में है, 1961 में बना था, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। ILO की बात करते हैं, ILO ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहां है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट का नाम सुना होगा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी वैसे एम्स्टर्डम है, बट याद रखिएगा ये नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, द हेग तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वाडा, वाडा भी आपसे खूब पूछता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, एंटी डोपिंग, अगर नेशनल एंटी डोपिंग की बात कर देंगे दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको नाडा बोलते हैं। देखिए वाडा ये मॉन्ट्रियल कनाडा में, और नाडा का मुख्यालय दिल्ली में, नेशनल वाले का हमारे देश में जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो
ये हो गया इस तरह से आज का क्वेश्चन। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया उसका टेस्ट तो दे दीजिए, फटाफट एक बार देख लेते हैं, जल्दी बताइएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है सर? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है सर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहां है सर? वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 4। यूनाइटेड नेशन का कहां पे? यूएन का पूछ रहा है, न्यूयॉर्क है ना, बताइए। यूएन का, यूनिसेफ का, यूएनडीपी का, सबका न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यूनेस्को का कहां है सर? यूनेस्को इसकी ये तो पेरिस में है ना, जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर, ठीक है। तो यूनेस्को याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। यूओईसीडी, ओईसीडी क्या हो गया? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नया आ गया, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ाया तो याद रखिए इसका मुख्यालय भी पेरिस में है, ठीक है। ओईसीडी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? ये भी पेरिस में है। आगे बोला डब्ल्यूटीओ सर 1995 में स्थापना हुआ था, गैट को हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना जो हुआ था वो मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क सर, पहली बात तो बता दिया गया, ठीक है। यूनिसेफ वो चिल्ड्रंस फंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिए उसका मुख्यालय भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे बोला अंकटाड, ये नया आ गया, ठीक है। चलिए अंकटाड के बारे में आपको बता देता हूं। अंकटाड का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो सी देखिए, यूएन माने यूनाइटेड नेशन हो गया, सी माने, ठीक है, सी माने यहां पर दे रहा है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। इसका भी और डब्ल्यूटीओ का भी, ठीक है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों ट्रेड का कहां पर है? जेनेवा में ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? ये भी जेनेवा में है, ठीक है, ट्रेड का और हेल्थ का। आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर था? ये भी जेनेवा में है, तो याद रखिएगा लेबर वाला भी जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे दोस्तों? ये भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। आगे देखिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में दे दिया, आईएलओ को हिंदी में लिख दिया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, घबराने की जरूरत है क्या? ये भी जेनेवा में है, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनईपी दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था यूएनडीपी, यहां पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए हमने पढ़ा था यूएनडीपी, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और ये जो यूएनईपी की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात कर रहा है, एनवायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी के मुख्यालय कहां पर है? ये केन्या में है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहां पर है, ठीक है। तो डीपी और ईपी में अंतर समझिएगा, डीपी वाले का मुख्यालय कहां पर था? ये न्यूयॉर्क में था, ठीक है। कहां पे था? न्यूयॉर्क में। तो गलतियां ऐसे ही होती हैं, जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय डाक संघ, ये एकदम अलग है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहां पर है? बर्न। तो बर्न में मुख्यालय है किसका? याद रखिए अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन, इसको बोलते हैं आईपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय का ये भी जेनेवा में है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और यहां पे दे रहा है रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेड क्रॉस इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 मई को इसका दिवस मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में, ठीक है। आसियान ये सब पूछने वाली कोई देश है? आसियान कंट्री की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की अब राजधानी चेंज हो गई, बट याद रखिए जकार्ता। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का पूछ रहे दोस्तों, सार्क काठमांडू, कहां पर? काठमांडू। बिम्स्टेक का ढाका, दोनों याद रखिएगा। बिम्स्टेक का कहां पर है? ढाका राजधानी बांग्लादेश की, काठमांडू राजधानी नेपाल की। भारत सदस्य नहीं है G20 का, G8 का, सार्क का या यूएन का। तो दोस्तों G8 का सदस्य नहीं है, याद रखिए G8 दोस्तों। अब तो G8 रहा ही नहीं, अब तो G7 हो गया। देखिए मैं बता दूं, G7 में 7 देश आते हैं, जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, यूएस आता है, इटली आता है और जापान आता है, ये 7 देश आते हैं। बाद में से रसिया आ गया था, रूस आ गया था, तो इसको G8 कर दिया गया था, लेकिन आखिरी में रूस हट भी गया तो इसको फिर G8 हट गया यहाँ पे। और भारत की बात करें दोस्तों, ये G20 में आता है, मतलब इन सबको मिला लेंगे तो G20 बन जाएगा। तो भारत G8 का सदस्य नहीं है, बाकी यूएन का है, यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य रहा है भारत, सार्क का भी है और G20 का भी है, बिम्स्टेक का भी है, ठीक है। आगे देखिए G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? वही रूस आया था सबसे लास्ट में, इसको याद रखिएगा, रूस हो जाएगा। G20 2019 का आयोजन कहां पे हुआ? बताया ना आपको, शिंजो अबे ने अध्यक्षता किया था और जापान के ओसाका में हुआ था। कहां पे हो जाएगा? ओसाका, जापान उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, क्या अभी बताने की जरूरत है? दो मुख्यालय हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2 मुख्यालय, एक ओपेक का मुख्यालय है, एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। तो ओपेक का मुख्यालय भी कहां पर है? ऑस्ट्रिया, वियना। नाटो का कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बोला इंटरपोल, इंटरपोल पुलिस होता है दोस्तों, याद रखिए नाटो की तरीके से है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में। कहां पर है? लियोन में है। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। और यहां पर दे रहा है, देखिए इसमें बहुत सारे मेंबर स्टेट है, भारत भी इसका मेंबर है एससीओ का, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये हैं, ये इसके मेंबर स्टेट है। ऑब्जर्वर अलग होते हैं, डायलॉग पार्टनर अलग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपसे पूछता है एससीओ का मुख्यालय, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेकिन मुख्यालय संघाई नहीं है, मुख्यालय बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है। आगे बोला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है। तो देखिए नीदरलैंड एक देश है, बगल में जर्मनी, नीचे बेल्जियम देश है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां पे नाटो का मुख्यालय था। और इसकी राजधानी कहां पर है? एम्स्टर्डम, यहां पर दे रहा है एम्स्टर्डम, रॉटरडम दोस्तों बहुत बड़ा बंदरगाह है। और द हेग तो आप जान ही रहे हैं, द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। फाओ, ठीक है, बताइए फाओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फाओ का मुख्यालय कहां पर है? रोम में है, इटली, रोम, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, तो रोम इसका मुख्यालय है, रोम इटली की राजधानी है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बता दीजिए फटाक से। स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहां पर? ग्लैंड में, याद रखिएगा। IOC, वही ओलंपिक कमेटी वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पर? लासेन में, बताया ना आपको, लासेन में। आगे देखिए BWF, बैडमिंटन फेडरेशन की बात कर रहा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां है?
कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया, जानते होंगे ना, तो याद रखिएगा। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी दोस्तों, ये ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स में कितने हो गए? BRICS, 5 देश होते हैं। बी माने ब्राजील, आर माने रसिया, आई माने इंडिया, सी माने चाइना, एस माने साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों ने मिलकर इस एनडीबी को बनाया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहां है? संघाई, ठीक है। और जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसका मुख्यालय कहां था? बीजिंग, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिए। वाडा का कहां था? आपको लास्ट में पढ़ा ना, मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है। तो याद रखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। और नाडा का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? दिल्ली, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। पेटा का मुख्यालय कहां है? सर पेटा का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। पेटा, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के साथ इथिकली रहें, ठीक है। तो याद रखिए, इसका मुख्यालय कहां पर है? यूएसए में है। कहां पर है? अमेरिका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है दोस्तों, तो एक बार आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए, यहां पर आपके लिए अथाह मटेरियल रखा हुआ है, तो जाकर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है छोटा सा, देखिए बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाता है और सिर्फ आपसे इतना कहा जाता है कि वीडियो को शेयर करना आप मत भूलिए, ताकि हमारे देश के और भी बच्चे क्या कर सके? पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री का क्लास अटेंड कर चुके हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न आप सभी को लेकर के आया हूं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, सब सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पहले भी आप लोगों को इस तरह का कलेक्शन मिल चुका है, तो कहानी शुरू किया जाता है, ठीक है। बहुत ही मजेदार, बहुत शानदार आज की क्लास होगी, और जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइव बन जाइए, फटाफट बन जाइए लाइव, ताकि मजा आ जाए, ठीक है। ये आधुनिक इतिहास की क्लास है, थोड़ा सा एक्टिविटी फास्ट करो मेरे भाई, जल्दी से कर दो एक्टिविटी को तेज, और मजा आ जाने वाला है, ठीक है। सर जरा सा स्क्रीन मेरी तरफ कर दीजिए कैमरे की, ताकि मुझे पता चलता रहे। जल्दी से आ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो, मजा आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया हो, जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी जबरदस्त हो जाएगी। क्यों जबरदस्त हो जाएगी? क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाले हैं 5000 से अधिक वीडियो क्लासेस। जी हां, 5000 से अधिक वीडियो क्लासेस, जिसके माध्यम से आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 2.5 लाख प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक यहां पर मिलेगा। फिर मतलब आपको कोई भी विषय पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ आपके हाथों में होगा। आप जितनी अच्छी चाहें तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। इसके अलावा फ्री प्रीवियस ईयर पेपर, यानी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको निःशुल्क मिलेंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। वेलकम है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। अजय जी हमारे बीच में आ चुके हैं, अरविंद जी आ चुके हैं, राघवेंद्र जी आ गए हैं, चंदन जी आ गए, अंतिमा जी आ गई, छोटू विजय भैया जी, आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूं। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत शानदार सा। ये देखिए, कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो हुआ था, कब हुआ था? 2020 में। उस परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है, ध्यान से सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए, ठीक। किस परीक्षा में आया? ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा हुई थी 2020 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। लिख रहा है वर्ष, आपको बताना है कि किस साल की बात कर रहा है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। दोस्तों इस युद्ध को हम स्वाली के युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का उत्तर आना चालू हो गया, लोग बता रहे हैं 1610, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। कल मैं बहुत मिस किया नीरज सर को, आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो लोग 1610 1609 बोल रहे हैं, नहीं, सबका उत्तर गलत है। सबसे पहला सही जवाब दिया मोहित जी ने। किसने दिया है? मोहित जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1612। जरा एक बार फिर से आप सभी बताइए सही उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ट्राई तो कीजिए मेरे भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्राई करेंगे तो और भी मजा आएगा, बहुत अच्छी बात, बहुत। अभी भी लोग 1610 बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत उत्तर है, 1610 नहीं। चलो मैं कहानी बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। स्वाली का जो युद्ध हुआ, चलो अभी उत्तर देना बंद करो, जब मैं बताना शुरू करूं ना उत्तर देना बंद कर दो, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं आपको। दोस्तों इस युद्ध को नाम दिया जाता है स्वाली का युद्ध, ठीक है। यह युद्ध दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ पुर्तगाली सेना थी, एक तरफ कौन था? पुर्तगाली सेना थी, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज, ठीक है। अच्छा यहां पर एक दो बातें और आती हैं कि सर क्या इसके अलावा और कोई सेनाएं उस समय नहीं थी? देखिए भारत में 5 तरह की यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है। यूरोपीय कंपनियों का सेंस क्या है? यूरोप से जो चलकर आए थे। सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया था दोस्तों कौन? यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक अलग कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। सबसे पहले आए थे भारत में कौन? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली, ठीक है। फिर कौन आए थे दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आए थे डच, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आए थे? तीसरे नंबर पे आगमन हुआ था अंग्रेजों का, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आए थे? चौथे पे आए थे डेनिश, ठीक है, डेनिश, ठीक है। और उसके बाद कौन से आए थे दोस्तों? अंतिम में आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये 5 लोगों की एंट्री है। परीक्षा में कभी कभी आपसे कालक्रम पूछ लेता है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कभी अवरोही क्रम में बताओ, कभी आरोही क्रम में बताओ। तो आप याद रखेगा, सबसे पहले याद रखेंगे PDADF, ठीक है। P माने पुर्तगाली, D माने डच, A माने अंग्रेज, और फिर से D माने डेनिश, और लास्ट में है फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में कौन आया? फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में कौन आया? फ्रांसीसी। ये लड़ाई किसके किसके बीच में है? ये लड़ाई है पुर्तगालियों में। सबसे पहले कौन आया था? 1498 ईस्वी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल का ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जहां पे 8 मिलियन से भी ज़्यादा
पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1967 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ली सिनसुंग इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए G20, दोस्तों G20 हो गया, G7 हो गया, G8 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, याद रखिएगा। ठीक है, बिम्स्टेक याद रखिए, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन के लिए एक उपक्रम है, और खास करके ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है उनके साथ ये संगठन बनाया गया। 6 जून 1997 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का ढाका में, ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश भी आता है, भूटान जो कि इससे बंगाल की खाड़ी से दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं, क्योंकि ये क्या है? भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश मतलब जो चारों तरफ से भूमि से गिरा है, लेकिन उसके बाद भी इसको यहां रखा गया। इंडिया भी है, नेपाल भी देखिए भू आबद्ध में आता है, म्यांमार तो मान लीजिए बगल में है, श्रीलंका है, और थाईलैंड है। दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, ये मिलाकर के 5 देश जो है दोस्तों, ये तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ते हैं, सीमा को टच करते हैं, लेकिन नेपाल और भूटान यहां पे अलग है, तो इसको भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, आप मत होइएगा, 8 सदस्य देश हैं, 7 इसको याद रखेंगे। ठीक है, कितने हो गए? 4 3 7। ठीक है, 7 याद रखिएगा। सार्क कंट्री का नाम सुना होगा। सार्क का मुख्यालय कहां पर? काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, पशुपतिनाथ, ये बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इस समय अध्यक्ष कौन है? अमजद हुसैन इसके अध्यक्ष हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। तो साउथ एशिया में बात करेंगे दोस्तों, तो साउथ एशिया में भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों में याद रखिए, एक पड़ोसी देश नेपाल है, एक पड़ोसी देश भूटान है, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इतनी सीमा तो टच करती है। नीचे का श्रीलंका पकड़ लीजिए, जली सीमा से टच है, और मालदीव पकड़ लीजिए। ठीक है, मालदीव, इन 2 देशों को और जोड़ लीजिए। बाकी दोस्तों चीन को मत जोड़िएगा, क्योंकि वो बड़े देश में है और वो फिर साउथ एशिया में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो भारत के आसपास के ही देश हैं जिनका एक कोऑपरेशन बनाया गया है, सार्क कंट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? तो याद रखिए 4 4 8। ठीक है, इसके पहले वाले में कितना था? 7 था। आगे देखिए IAEA क्या है? तो याद रखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। 58 में DRDO बना था, याद होगा आपको। उसके पहले ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण बना था। इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है, वियना में इसका मुख्यालय। वियना में दोस्तों एक और मुख्यालय है ओपेक का। ओपेक कंट्री का नाम सुना होगा। ये तेल, जहां पर तेल क्षेत्र वाली देश हैं, उनको एक संगठन माना जाता है ओपेक। ठीक है, तो याद रखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राफेल, ऐसे राफेल करके याद रखिएगा। ये IAEA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नाटो की बात कर लेते हैं दोस्तों। नाटो जल्दी से बताइए। नाटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक का संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक महासागर का नाम सुना, उसके आसपास के देश भी इसमें सम्मिलित हैं। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी, और ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की जानते होंगे, ये फ्रांस से बिल्कुल सटा हुआ है, तो याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, वहां पर नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, जेन स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। आगे देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, और याद रखिएगा परीक्षा में फुल फॉर्म भी खूब पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UN माने यूनाइटेड नेशंस, D माने डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो 1965 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। इसके अलावा यूनिसेफ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी वहीं पर था। ठीक है, चिल्ड्रंस फंड वाला वो भी वहीं पे था, और मेन जो UN हो गया यूनाइटेड नेशन, वो भी न्यूयॉर्क में था, और याद रखिए UNDP भी वहीं पर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हमला हुआ था, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन। 1995 में गैट को हटा करके WTO को बनाया गया था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मुख्यालय है। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई, अब संघाई कहां पर पड़ता है? तो संघाई है चीन में, इसका मुख्यालय, लेकिन कहां पर? बीजिंग चीन, याद रखिएगा। SCO मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2001 में बना था। व्लादिमीर नोरो इसके अध्यक्ष हैं। ओपेक कंट्रियों की बात करूं, ओपेक कंट्रियों की बात अभी मैंने किया था, जहां पर मैंने परमाणु अभिकरण का बताया था, वहां पर उसका मुख्यालय भी कहां पर था? ऑस्ट्रिया, वियना। ठीक है, सुनो आ रहा है अमित भड़ाना। 1961 में बना था, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। ILO की बात कर दें, ILO ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहां है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट का नाम सुना होगा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी वैसे एम्स्टर्डम है, बट याद रखिएगा ये नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, द हेग तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वाडा भी आपसे खूब पूछता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, एंटी डोपिंग। अगर नेशनल एंटी डोपिंग की बात कर देंगे दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको नाडा बोलते हैं। देखिए, वाडा ये मॉन्ट्रियल कनाडा में, और नाडा का मुख्यालय दिल्ली में, नेशनल वाले का हमारे देश में जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से आज का क्वेश्चन। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया उसका टेस्ट तो दे दीजिए फटाफट। मुख्यालय का है सर वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। IMF का मुख्यालय कहां है सर? वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 4। यूनाइटेड नेशन का कहां पे? UN का पूछ रहा है, न्यूयॉर्क है ना, बताइए। UN का, यूनिसेफ का, UNDP का, सबका न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यूनेस्को का कहां है सर? यूनेस्को इसकी ये तो पेरिस में है ना, जो फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर। ठीक है, तो यूनेस्को याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। OECD क्या हो गया? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नया आ गया। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ाया, तो याद रखिए इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। ठीक है, OECD फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? ये भी पेरिस में है। आगे बोला WTO सर 1995 में स्थापना हुआ था, गैट को हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना जो हुआ था वो मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है,
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। सर पहली बात तो बता दिया गया है, ठीक है। यूनिसेफ, वो चिल्ड्रंस फंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिए उसका मुख्यालय भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे बोला अंकटाड, ये नया आ गया, ठीक है। चलिए अंकटाड के बारे में आपको बता देता हूं। अंकटाड का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो सी देखिए, यूएन माने यूनाइटेड नेशन हो गया, सी माने, ठीक है, सी माने यहां पर दे रहा है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। इसका भी और डब्ल्यूटीओ का भी, ठीक है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों ट्रेड का कहां पर है? जेनेवा में ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? ये भी जेनेवा में है, ठीक है, ट्रेड का और हेल्थ का। आईएलओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर था? ये भी जेनेवा में है, तो याद रखिएगा लेबर वाला भी जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे दोस्तों? ये भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। आगे देखिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में दे दिया, आईएलओ को हिंदी में लिख दिया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, घबराने की जरूरत है क्या? ये भी जेनेवा में है, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनईपी दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था यूएनडीपी, यहां पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए हमने पढ़ा था यूएनडीपी, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और ये जो यूएनईपी की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात कर रहा है, एनवायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी के मुख्यालय कहां पर है? ये केन्या में है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहां पर है, ठीक है। तो डीपी और ईपी में अंतर समझिएगा, डीपी वाले का मुख्यालय कहां पर था? ये न्यूयॉर्क में था, ठीक है। कहां पे था? न्यूयॉर्क में। तो गलतियां ऐसे ही होती हैं, जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय डाक संघ, ये एकदम अलग है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। कहां पर है? बर्न। तो बर्न में मुख्यालय है किसका? याद रखिए अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन, इसको बोलते हैं आईपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय का, ये भी जेनेवा में है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और यहां पे दे रहा है रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेड क्रॉस इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 मई को इसका दिवस मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में, ठीक है। आसियान, ये सब पूछने वाली कोई देश है? आसियान कंट्री की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की अब राजधानी चेंज हो गई, बट याद रखिए जकार्ता। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का पूछ रहे दोस्तों, सार्क काठमांडू। कहां पर? काठमांडू। बिम्स्टेक का ढाका, दोनों याद रखिएगा। बिम्स्टेक का कहां पर है? ढाका राजधानी बांग्लादेश की, काठमांडू राजधानी नेपाल की। भारत सदस्य नहीं है G20 का, G8 का, सार्क का या यूएन का। तो दोस्तों G8 का सदस्य नहीं है, याद रखिए G8। दोस्तों अब तो G8 रहा ही नहीं, अब तो G7 हो गया। देखिए मैं बता दूं, G7 में 7 देश आते हैं। जर्मनी आता है, यूके आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, यूएस आता है, इटली आता है और जापान आता है। ये 7 देश आते हैं। बाद में से रसिया आ गया था, रूस आ गया था, तो इसको G8 कर दिया गया था, लेकिन आखिरी में रूस हट भी गया तो इसको फिर G8 हट गया यहाँ पे। और भारत की बात करें दोस्तों, ये G20 में आता है, मतलब इन सबको मिला लेंगे तो G20 बन जाएगा। तो भारत G8 का सदस्य नहीं है, बाकी यूएन का है, यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य रहा है भारत, सार्क का भी है और G20 का भी है, बिम्स्टेक का भी है, ठीक है। आगे देखिए G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? वही रूस आया था सबसे लास्ट में, इसको याद रखिएगा, रूस हो जाएगा। G20 2019 का आयोजन कहां पे हुआ? बताया ना आपको, शिंजो अबे ने अध्यक्षता किया था और जापान के ओसाका में हुआ था। कहां पे हो जाएगा? ओसाका, जापान उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, क्या अभी बताने की जरूरत है? दो मुख्यालय हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2 मुख्यालय, एक ओपेक का मुख्यालय है, एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। तो ओपेक का मुख्यालय भी कहां पर है? ऑस्ट्रिया वियना। नाटो का कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रसेल्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बोला इंटरपोल पुलिस होता है दोस्तों, याद रखिए नाटो की तरीके से है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? लियोन में। कहां पर है? लियोन में है। करा एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। और यहां पर दे रहा है, देखिए इसमें बहुत सारे मेंबर स्टेट है, भारत भी इसका मेंबर है एससीओ का, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये हैं, ये इसके मेंबर स्टेट है। ऑब्जर्वर अलग होते हैं, डायलॉग पार्टनर अलग होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आपसे पूछता है एससीओ का मुख्यालय, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन मुख्यालय संघाई नहीं है, मुख्यालय बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है। आगे बोला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है। तो देखिए नीदरलैंड एक देश है, बगल में जर्मनी, नीचे बेल्जियम देश है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां पे नाटो का मुख्यालय था, और इसकी राजधानी कहां पर? एम्स्टर्डम। यहां पर दे रहा है एम्स्टर्डम, रॉटरडम दोस्तों बहुत बड़ा बंदरगाह है। और द हेग तो आप जान ही रहे हैं, द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। फाओ, ठीक है। बताइए फाओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फाओ का मुख्यालय कहां पर है? रोम में है, इटली, रोम, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, तो रोम इसका मुख्यालय है, रोम इटली की राजधानी है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बता दीजिए फटाक से। स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहां पर? ग्लैंड में, याद रखिएगा। IOC, वही ओलंपिक कमेटी वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पर? लासेन में, बताया ना आपको, लासेन में। आगे देखिए BWF, बैडमिंटन फेडरेशन की बात कर रहा है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां है? कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया, जानते होंगे ना, तो याद रखिएगा। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB दोस्तों, ये ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स में कितने हो गए? BRICS, 5 देश होते हैं। B माने ब्राजील, R माने रसिया, I माने इंडिया, C माने चाइना, S माने साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों ने मिलकर इस NDB को बनाया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहां है? संघाई, ठीक है। और जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसका मुख्यालय कहां था? बीजिंग, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिए। वाडा का कहां था? आपको लास्ट में पढ़ा ना, मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है। तो याद रखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। और नाडा का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? दिल्ली, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है।
पेटा का मुख्यालय कहां है सर? पेटा का फुल फॉर्म तो बता दीजिए। पेटा, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के साथ इथिकली रहें, ठीक है। तो याद रखिए इसका मुख्यालय कहां पर है? यूएसए में है। कहां पर है? अमेरिका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है दोस्तों तो एक बार आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए, यहां पर आपके लिए अथाह मटेरियल रखा हुआ है, तो जाकर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है छोटा सा, देखिए बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाता है और सिर्फ आपसे इतना कहा जाता है कि वीडियो को शेयर करना आप मत भूलिए, ताकि हमारे देश के और भी बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाएं, बहुत मजा आने वाला है, आप सभी का बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि कल की तरह आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं सिर्फ एक वीडियो में पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न नहीं, आज मिडावल हिस्ट्री के सभी प्रश्न आज हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मिडावल यानी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, यहां से जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम में बने हैं उन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा होना है, ठीक है। बहुत शानदार सा सेशन होगा। तो मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि डेली शाम को 4 बजे मैं स्वयं लाइव आता हूं, जिनको भी क्लास लेनी हो वो 4 बजे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। कल की क्लास में आप सभी को बहुत मजा आया, आपने देखा कि कैसे समराइज करके मैंने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आपको दिया। आप कोई भी पेपर देखना, जितने भी पेपर रिसेंट में यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं वो सारे प्रश्न वहीं से थे, ठीक है। और आज मिडावल हिस्ट्री के साथ वही होने वाला है जो कल एंशिएंट हिस्ट्री के साथ हुआ था। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के लाइव जुड़ जाएं। एक चीज और याद रखिएगा, जिन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाएगी। यहां 5000, ये 4000 पुराना है, 5000 से अधिक वीडियो क्लासेस दिया गया, 5000 से ज्यादा वीडियो क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क है, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे वो यहां जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 2.5 लाख से अधिक क्वेश्चन बैंक हो चुके हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, तो आपकी कुल मिला के बहुत शानदार तैयारी होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लेखपाल के लिए भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हो चुका है, तो आप चाहे चकबंदी लेखपाल कर लीजिए, चाहे राजस्व लेखपाल कर दीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ये ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, तो वो भी जाकर आप एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5-6 घंटे की क्लास वहां पे रहेगी, बहुत शानदार सा सेशन होगा। चलो आ जाओ, एक एक प्रश्न पर इतना विस्तार से आज चर्चा करना, मतलब मैंने आज मूड बना के आया हूं कि आपको पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री आज रटा देना है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आ जाइए, एकता जी, लकी जी, शैलेंद्र यादव जी, आप सभी का जोरदार स्वागत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था? विधान भवन रक्षक की परीक्षा हुई थी 2018 में, इसमें यह प्रश्न आया। पूरा चैप्टर, क्वेश्चन आते ही पूरा चैप्टर आपके सामने मैं खोल के रखने जा रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है आप सभी उत्तर बता ले जाओगे। पूरी कहानी सुनो, पूरी कहानी A to Z जितनी कहानी मैं पूरी बताने जा रहा हूं, सुनना। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों मोहम्मद गौरी का, ठीक है, कितने प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान सुनिएगा। मोहम्मद गौरी जो है भारत में एंट्री किया सिंध वाले रास्ते से, ठीक है, और ये गौर वंश एक हुआ करता था, ठीक है, वहां का शासक था, और वहां से चल के भारत में आया। भारत में जो इसकी मुख्य लड़ाई हुई है वो 2 लड़ाई हुई है, एक 1191 में हुई है, एक 1192 में हुई है। ये दोनों लड़ाई किसके साथ हुई है दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई है। देखो प्रश्न कितना बनता है वो प्रश्न आप सुन लो, ठीक है। एक तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है इस 1191 और 1192 लड़ाई के बारे में, तो आप क्या बताओगे इसको नाम क्या दिया जाता है? ये लड़ाई हुआ था तराइन में, ठीक है, इस लड़ाई को नाम दिया जाता है तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, एक तो पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। तो आप सिंपली याद रखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये वर्ड जरूर लगाएगा तृतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वीराज नाम से कई सारे शासक हुए हैं, ये तीसरे नंबर वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच में लड़ाई हुआ, तो उस लड़ाई में जो पहली वाली लड़ाई हुई थी उसमें तो गौरी हार गया था, इसमें गौरी क्या हो गया था? इसमें गौरी की हार हुई थी, गौरी की हार हुई थी। लेकिन जो दूसरी वाली लड़ाई थी उसमें गौरी जीत गया, धोखे से जीत गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें गौरी जीत गया। इस लड़ाई का उल्लेख कहां पर मिलता है यह भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो कभी अगर परीक्षा में प्रश्न बने कि इस लड़ाई का उल्लेख कहां पर है, तो याद रखिए एक किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो जो किताब है दोस्तों, इसकी रचनाकार कौन है, किसने लिखा है? तो याद रखिएगा चंद बरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ठीक है। ये पूरी का आपने दास्तान सुना होगा, नहीं देखा है, नहीं सुना है तो जाइए आप मिडावल हिस्ट्री का वीडियो देखिए, वहां पर सारी चीजें मैंने आपको बताया, ये तो आप याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगली लड़ाई और होती है 1194 में, ठीक है। 1194 में किसकी लड़ाई है? तो याद रखिएगा भारत में मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने का कार्य किया था राजा जयचंद ने। किसने किया था? राजा जयचंद ने। अब नंबर था इस जयचंद का, तो याद रखिए जयचंद वर्सेस गौरी लड़ाई हुई, ठीक है, और इस युद्ध का नाम दिया गया चंदावर का युद्ध। क्या नाम दिया गया? चंदावर का युद्ध। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1206 में आकर के गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1206 में, जब गौरी भारत को लूट करके वापस अपने देश जा रहा था, तो बीच में रास्ते में खोखरो जनजाति ने, किसने? खोखरो जनजाति ने, याद रखेगा, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खोखरो जनजाति ने क्या कर दिया? छुरा भोंक करके गौरी को मार डाला। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? मृत्यु होने के ठीक बाद जो उसके गुलाम रहते हैं उन्होंने राजपाट संभाला। गुलामों में कई तरह के गुलाम है, गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, गुलामों में कुबाचा भी है,
गुलामों में एल्दाउज भी है, गुलामों में आपका जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी भी है। ठीक है, ये सभी उसके गुलामों के नाम थे। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या भैया, तो याद रखेगा यहां 1191 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए था। ये पहला प्रश्न था, मजा आया होगा। वीडियो को शेयर कर दो और भी ज्यादा मजा मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अगला देखो, करा पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। ये लोअर तिथि का पेपर हुआ था 2016 में, इस परीक्षा में प्रश्न पूछा, पहली बार हमला किसने किया। देखो एंशिएंट पीरियड नहीं, क्योंकि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हो तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर देना है। मैं पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। कहानी थी दोस्तों 711 ईस्वी की। 711 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई और उस पर हमला किया था भारत में किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, देखिए मोहम्मद वाला नाम कई लोगों का है। एक तुगलक वंश का राजा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, वो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, एक तो वाला है, तो उसके नाम के आगे मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है। ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये वर्ड याद रखेगा, ये मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 में हमला किया, लेकिन उस लड़ाई का कोई मतलब मुख्य औचित्य नहीं रहा, ये कोई फिक्स लड़ाई नहीं थी। ठीक है, इसके बाद 1712 में दोबारा एक लड़ाई हुई। 1712 वाली जो लड़ाई हुई मेरे भाई, ये लड़ाई हुआ उस समय सिंध में ही एंट्री द्वार हुआ करता था। तो सिंध का राजा था, जरा ध्यान दीजिएगा, उस समय सिंध का राजा था, उसका नाम था राजा दाहिर। क्या नाम था, राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर पर इसने हमला किया और राजा दाहिर को युद्ध में परास्त करके, हरा करके मोहम्मद बिन कासिम ने इस युद्ध को जीत लिया। तो कहा जाता है कि पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है पहली बार अरब आक्रमणकारी कौन था, तो भी आप उत्तर यही बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इतनी बातें आप याद रखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशु जी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए लोगों को सजेस्ट कर रही हैं। चलिए आगे देखते चलिए, पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये 1712 में एक सफल आक्रमण हुआ जिसकी चर्चा हमारी किताबों में मिलती है। यहां से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न 711 के ऊपर भी पूछा जाता है, प्रश्न 712 के ऊपर भी पूछा जाता है। प्रश्न ये भी बनता है कि लड़ाई जो है का उल्लेख या इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है, इस लड़ाई को पर्टिकुलर, इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस लड़ाई का नाम दिया गया ब्राह्मणवाद का युद्ध। कौन सा, ब्राह्मणवाद का युद्ध, एक ऐसा नाम दिया गया। ठीक है, क्या आप लोगों को एक इसका और नाम है, क्या आप लोगों को पता है। ठीक है, एक किताब है जिस किताब में इस लड़ाई की चर्चा हुई है, चचनामा। कौन सी किताब है, चचनामा किताब है। तो इस चचनामा किताब के बारे में याद रखेगा। उस लड़ाई का जरा नाम बताइए, बहुत मजा आएगा। चलिए चलिए, बहुत 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 बढ़िया बात। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। चचनामा वर्ड याद रखेगा दोस्तों। यहां पर जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले भारत में जजिया कर की शुरुआत भी किसने किया है, ये इसी ने किया है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया जजिया कर। ठीक है, जजिया कर क्या होता है दोस्तों, तो जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे कर लिया जाता है, और उस समय भारत में पहली बार जजिया कर आता है, और ये जजिया कर किसने लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने लिया। ठीक है, ठीक है, राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, जरा आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राजा और ब्राह्मणवाद का युद्ध, इसको इसका नाम याद रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। गजनवी की चर्चा मत करेगा, कासिम के जाने के लगभग 300 साल कह सकते हो, 300 साल हालांकि नहीं हुआ था, सीधे सीधे आप देखो भारत में इसकी एंट्री 1001 में हुई। ठीक है, तो याद रखेगा महमूद गजनवी जो है वो बाद में आया, और गजनवी के बाद 1191 में ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की। हालांकि इनकी भी एंट्री 1165 से 75 के बीच में हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन छोटी मोटी छिटपुट लड़ाइयां होती थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा, ठीक है, इनका मत करिए, ये मंगोली के साथ। ठीक है, ये 1191 में तराइन वाला युद्ध लड़ चुके थे। तो यहां पे जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा मोहम्मद बिन कासिम। मजा आया ना। चलो, पैसा वसूल आज की क्लास होगी, बस आप सभी वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाएं, पहुंचा दो सभी तक, क्योंकि ऐसी क्लासेस रोज आपके सामने आने वाली है। रोज रोज मैं लेकर आऊंगा ऐसी क्लासेस। आगे देखिए, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था, यह कब नष्ट हो गया। चलिए बताइए, नालंदा के बारे में बताइए मेरे भाई। नालंदा के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। ठीक है, नालंदा के बारे में देखिए, नालंदा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नालंदा है कहां पर, पहला प्रश्न तो यह बनता है। तो नालंदा है मेरे भाई बिहार में। कहां पर है, बिहार में। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना गुप्त काल में हुआ था, गुप्त शासक थे। ठीक है, ठीक है, गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। एक चीज, दूसरी चीज जो यहां से प्रश्न बनता है, नालंदा के अलावा दोस्तों बिहार में एक और विश्वविद्यालय है, उसकी चर्चा भी होती रहती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो एक इसकी चर्चा होती रहती है। अच्छा, यहां पूछा है कि इसको नष्ट किसने किया, तो एक बात बता दूं दोस्तों, जो गौरी था ना, जो गौरी था, गौरी का ही एक गुलाम था। हालांकि गौरी की मृत्यु 1206 में हुआ था, लेकिन उसके पहले ही 1198 में गौरी का एक गुलाम था जो बिहार की तरफ आगे अपनी सेना लेकर बढ़ता गया और राजपाट को जीत करके गौरी के नजर में सबसे बेहतरीन गुलाम बनना चाहता था। उसका नाम क्या था, तो याद रखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये वर्ड याद रखेगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये वर्ड याद रखेगा। 1198 में इसने क्या किया, नालंदा पर हमला किया, और हमला करके वहां पर जितनी भी हमारी किताबें थी, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की चीजें थी, उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब वहां पर आग लगाया गया तो 1 महीने तक किताबें धूं धूं कर जलती रही, इतना ज्यादा उसमें साक्ष्य रखे थे, और सारी किताबें, सारी संस्कृति हमारी नष्ट हो गई सिर्फ इस व्यक्ति के कारण। ठीक है, ये बिहार में हमला करता हुआ बंगाल की तरफ बढ़ता चला गया, वहां सेन वंश का राजपाट था, उसको भी प्रभावित किया। तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, हालांकि अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो आप मैच करा सकते हैं। 600 ईसा पूर्व ईस्वी का तो कोई बात ही नहीं बनता, ईस्वी का तो कोई बात ही नहीं बनता है, 980 का भी कोई बात नहीं है, 1527 का भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम 1527 की बात करें तो इस समय बाबर था। मैं आपको एक बार पीरियड भी दिखाते चलूंगा। आपको याद होगा, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो 1527 तो मुगल जो है वंश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो यहां जो आपका सही उत्तर होने वाला है वो सन 1200 आप कर सकते हो, क्योंकि रियल लड़ाई तो 1198 की है, लेकिन क्योंकि अब यहां एक मोटी मोटा उत्तर आपको देना है तो आप यहां पर 1200 भी कर लो तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, धर्मपाल, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। धर्मपाल ये गुप्त वंश जो चल रहा था उसके शासक थे धर्मपाल जी, ठीक है। उन्होंने जो है कराया था, सॉरी गुप्त वंश नहीं, पाल वंश के धर्मपाल थे, उन्होंने कराया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, करा कि रक्त और लौ, लौ और रक्त की नीति किसने लाया था? लौ और रक्त की नीति, जल्दी से बताइए। देसी डान 3 के 3। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, मन लगा के, बहुत शानदार क्लास होगी। चलो आ जाओ, यहां पे बताता हूं, देखो कितने प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आज बहुत डिटेल से पोस्टमार्टम क्लास एक तरह से समझ लो, ठीक है। तो बात आती है लौ और रक्त की नीति। प्रश्न आपसे पूछा कि किसने लाया, मैं इसका उत्तर सिंपली आपको बता सकता हूं कि भाई बलबन ने लाया, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा। बलबन का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? तो आप पहले तो पूरा नाम याद रखो, पता चला एग्जाम में गयासुद्दीन दे दिया, आप परेशान हो गया। गयासुद्दीन बलबन इसका नाम था, ठीक है। एक तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपको क्या याद रखना है, ये लौ और रक्त की जो नीति थी ये क्यों बनाया गया था? तो याद रखिए, जो उस समय क्या होता था कि दोस्तों हमला बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो बहुत सक्रिय हुआ करते थे, तो उनके हमले से बचने के लिए बलबन ने नीति बना रखी थी, ठीक है। बलबन ने नीति बना रखी थी। हालांकि बलबन भी 55 साल के बाद, 56-59 वर्ष की इसकी उम्र थी जब ये क्या बनता है? राजा बनता है। जब ये क्या बनता है? बादशाह बनता है। तो लौ और रक्त की नीति किसके द्वारा लाएगी? बलबन के द्वारा लाएगी। एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न और रखिएगा दोस्तों, एक है पूछता है सिजदा और पाबोस। क्या पूछता है? सिजदा और पाबोस, ठीक है। इस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा, इस प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही किया था। क्या है सिजदा? लोग बोलते हैं ना भगवान को सिजदा करो, यानी घुटने के बल बैठ करके भगवान को याद करो। तो दोस्तों यहां पर था कि सुल्तान के सामने जाकर लोगों को सिजदा करना पड़ता था, यानी घुटने के बल बैठ जाना पड़ता था। पाबोस उनके हाथों को लेकर चूमना पड़ता था, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाथों को लेकर चूमना पड़ता था। सिजदा और पाबोस ये प्रथा बलबन के यहां थी, बलबन के राजपाट में थी। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है, यहां पर एक त्योहार था, पारसियों का त्योहार था, उसको बोलते हैं नौरोज, ठीक है। तो नौरोज उत्सव में भाग लेना, नौरोज उत्सव में भाग लेना किस शासक ने शुरू किया? तो याद रखिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? बलबन ने शुरू किया। तो कुल इतना प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, हाँ अभी चर्चा करेंगे, अभी आगे बाबर वाला क्वेश्चन आएगा, वहां सब बताऊंगा। आंख मूंद कैसे बोलना सर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये तो अकबर और विक्रमादित्य हेमू के साथ, पानीपत का तृतीय युद्ध ये लड़ा गया कब? ये तो मराठों ने लड़ा था, ठीक है। तो ये सब आपको याद कराऊंगा। 1527 खानवा के युद्ध बताऊंगा, राणा सांगा के बारे में बताऊंगा। 1528 मेदिनी राय वाले युद्ध के बारे में बताऊंगा। 1529 घाघरा के युद्ध के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मेदिनी राय वाला युद्ध चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सब आएगा आपके सामने, घबराइए मत, खाली आप साथ देते चलिए और यहां पर ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। एक चीज तो ये है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, खिलजी के बारे में अभी आगे बता दूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश का द्वितीय शासक था, ठीक है। और बाबर के बारे में आप सभी जानते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, करा किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता दोस्तों ये मोरक्को का यात्री था। ये कहां से आया था? ये मोरक्को से आया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो दोस्तों यही बनता है, ठीक है, कि आया कहां से था। एक प्रश्न आपका ये बन गया, तो मोरक्को याद रखेगा, ठीक है। और किसके शासन काल में आया था, ये आपका दूसरा प्रश्न बनता है। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था, ठीक है, ये उन्हीं के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक से एक दो प्रश्न भी बना लेंगे, पहले हम लोग इब्न बतूता से प्रश्न बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह भारत की यात्रा किया था। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या बनता है? कब आया था? तीसरा पॉइंट बनता है कि कब आया था। तो अगर ये पूछ दिया तो क्या बताएंगे? यह आया था 1333 ईस्वी में। कब आया था? यह आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है। एक प्रश्न तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा 1333 में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी बना लिया था। क्या बना लिया था? इसे अपना काजी बना लिया। एक प्रश्न ये भी पूछता है, इसे अपना परमानेंट काजी नियुक्त कर दिया। अच्छा ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको चीन में भी भेजा, अपना राजदूत बना करके चीन भी भेज दिया। वो तो जनरल चीजें हो गई दोस्तों। इसने भी एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है रेहला। कौन सी किताब है? ये बुक है दोस्तों। आपसे पूछता है रेहला की रचना किसने किया, तो क्या बताएंगे? इब्न बतूता ने किया है। ये पूरा अपना यात्रा वृत्तांत ये इब्न बतूता ने इस किताब में बताया है। तो रेहला वाली जो किताब है, इस किताब का नाम याद रखेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कर लेते हैं। इनके बारे में क्या भैया? तो याद रखेगा इनके पिताजी का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की नींव रखा और उसके बाद दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसका इंटेंशन बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना किस्मत किसी की बड़ी बड़ी खराब रहती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत बड़ी खराब थी। जब ये कोई नया काम करता था फेल हो जाता था। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? इसी ने चलाया। बहुत सारा नियम कानून लाया लेकिन सब में फेल था, पूरी प्रजा इससे परेशान थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक आया, उसने बहुत ज्यादा काम धाम किया है, उसी ने जौनपुर शहर की स्थापना वगैरह भी कराई है, तो उसको आप याद रखेगा, ठीक है। इतना प्रश्न आपको यहां से याद रखना है। इल्तुतमिश की चर्चा यहां पर आ गई है, नाम दे दिया, मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं। इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था, बदायूं का इक्तेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा गौरी के मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक जो ऐबक था, ठीक है, कभी इसने बादशाह की उपाधि नहीं धारण किया, यह हमेशा सिपासालार बनकर ही रहा और 1206 से लेकर के 1210 तक यह गुलाम वंश का शासन करता रहा। क्यों इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि जो गौरी के गुलाम थे उन्होंने ही राजपाट सत्ता स्थापित किया, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? प्रश्न कभी आता है तो बताइएगा। इल्तुतमिश कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, तो याद रखेगा गुलामों का गुलाम, ठीक है। इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों तो 1210 से लेकर के 1226 तक गद्दी पर बैठा रहा, ठीक है।
1210 से 1226, ठीक है। तो इसको याद रखेगा 1226 नहीं 1236 तक, ठीक है, 1236 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। 1210 से 1236, क्योंकि 36 से 40 तक इसी इल्तुतमिश की पुत्री है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, वो गद्दी पर आ जाने वाली है, ठीक है। संपूर्ण रिवीजन होने वाला, संपूर्ण रिवीजन, घबराने वाली बात नहीं, सुनते जाइए खाली, ठीक है। तो इल्तुतमिश हो जाएगा यहां पे। और इसके बाद दोस्तों इब्राहिम लोदी की चर्चा करें तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। देखिए दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंश ने राजपाट किया है। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी वंश है। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसके साथ बाबर ने अपनी लड़ाई किया है, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता। आगे चर्चा होगी। और अकबर के बारे में, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर था और आगे इनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, ठीक है। तैमूरों का आक्रमण भारत पर किस वर्ष हुआ था? मजा आया? चलिए चलिए चलिए, लोदी वर्ष। अरे बहुत लड़ाई आज होगी, मतलब इतनी लड़ाई होने वाली ना कि मतलब मजा आ जाने वाला, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, ये हमला कब हुआ था भारत पर तैमूर ने, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चर्चा किया था, ठीक है, पता नहीं चर्चा किया या नहीं किया, अभी याद आ गया मैं कर देता हूं। तैमूरों ने जो भारत पर हमला किया, वो हमला मुख्य हमला हुआ था दोस्तों 1398 में। कब हुआ था? 1398 में, ठीक है। ये तैमूर दोस्तों विदेशी व्यक्ति हुआ करते थे और इन्होंने हमला किया था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये तैमूर जो शासक था, इसने भारत पर हमला 1398 में किया था। ये जल्दी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। आगे की चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। 1294 की बात करें दोस्तों, तो 1294 में अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश 1206 से करके 1290 तक चला है गुलाम वंश। उसके बाद गुलाम वंश यहां पर समाप्त हो गया, देन खिलजी वंश स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे 1294 की, तो यहां पर खिलजी वंश का शासन था। जलालुद्दीन खिलजी उस समय क्या था? राजा था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। 1417 दोस्तों, 1414 में आपका क्या आ चुका था? तुगलक आ चुका था, तो इसको भी थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। 1213 दोस्तों ये इल्तुतमिश का शासन था और 1398 आपको याद रखना, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए आक्रमणकारियों में अगर हम बात करें तो 3-4 प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है आक्रमण के दृष्टिकोण से। मैं कुछ प्रश्नों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ या प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, ठीक है। एक प्रश्न आपसे बनता है, तो आज हम लोग इसकी चर्चा किए। 712 ईस्वी में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों कि तैमूर ने भारत पर कब हमला किया? तैमूर ने, तो याद रखेगा 1398 में हमला किया। तीसरा एक प्रश्न बनता है दोस्तों, नादिर शाह ने भारत में कब हमला किया? जरा बताएं, नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया? तो याद रखें दोस्तों, इसने भारत पर हमला किया 1739 में। कब किया था? 1739। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे 1739। यही वो शासक था जिसने भारत से जो हमारा मयूर सिंहासन था, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, जिसके ऊपर कोहिनूर का हीरा लगा था, वो कोहिनूर का हीरा भारत से बाहर चला गया था, ठीक है। तो याद रखेगा इस लड़ाई के बारे में, इस लड़ाई के बारे में पढ़ा जाएगा आगे। इसके अलावा एक और पूछता है दोस्तों, 1761 में पूछता है, नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था जिसका नाम था, क्या था जल्दी बताओ। अभी हाल फिलहाल में मूवी आई थी संजय दत्त, उसमें गुंडे का रोल किया, जल्दी से बताओ, विलेन का रोल संजय दत्त ने किया है। अहमद शाह अब्दाली। क्या पूछूं आपसे? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो याद रखेगा इसने भारत पर हमला किया 1761 में। इसी लड़ाई को हम लोग पानीपत की तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, मराठों के बीच में, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दो जोरदार तरीके से, ठीक है। अरे शाह कोहिनूर को चुरा ले गया, आगे पूरी कहानी बताऊंगा, कोहिनूर पैदा कहां से हुआ और कहां चला गया और वापस कब भारत में आया, सब चर्चाएं होंगी आपसे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए इतना डिटेल बता रहा हूं। अब यहां चर्चा थोड़ी थी इन सबकी, बात आई, बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़िए। कहा किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखा? ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तुगलक वंश में देखिए 3 ही राजा को याद रखना है। पहले नंबर का राजा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, बहुत सीधा फाधा था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक से एक प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में, आप लोग बहुत गलतियां करते हो, बहुत जबरदस्त गलतियां करते हो। कहता है प्रश्न कि भारत में नहरों का जाल, सॉरी नहरों को किसने बनवाया? सबसे पहले भारत में नहरों को किसने बनवाया? तो याद रखिए ज्यादातर लोग यहां पर मोहम्मद तुगलक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मोहम्मद तुगलक, ठीक है, या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, शुरुआत कुआं की और नहर की, इन दोनों की शुरुआत किसने कर दिया था? याद रखेगा गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था। उसे आगे किसने बढ़ाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे आगे बढ़ाया। और उसे बिदम विस्तार किसने बढ़ाया, मतलब उसका जाल फैला दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये 3 शासक हैं, ये तीनों को आप याद रखिएगा। तीनों से क्या क्या प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैं सब बताने वाला हूं। पहले देखिए नींव किसने रखा? तो नींव रखा गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, इसने नींव रखा। इनसे नहर वाला प्रश्न बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक से क्या प्रश्न बनता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रश्न बनता है। इनसे क्या बनता है दोस्तों कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो क्या बताएंगे? याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, नाम सुना? दिल्ली अभी दूर आहे, ये किससे कहा गया था दोस्तों? किसके लिए? तो इसी ने कहा था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। और ये याद रखेगा। मृत्यु पर कहा गया दोस्तों कि प्रजा को, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से क्या मिल गया? मुक्ति मिल गया। हाँ, और फिरोज शाह तुगलक ने तो बहुत काम किया है। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथालय बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने जो है पीडब्ल्यूडी बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, काम धाम करने के लिए, खेत सॉरी बागवानी किया, और जो है पार्क बनवाया, नहर बनवाया, पेड़ पौधे लगवाया, कुआं खुदवाया, बहुत सारा इस तरह का, सिंचाई के लिए तमाम काम कराए, तो बहुत सारा काम। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया। कौन सी? जौनपुर शहर की भी स्थापना किया। यह प्रश्न बनता है तो इसको भी याद रखेगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसकी याद में किया? अपने भाई जौना खां, इनके बचपन का नाम था, ठीक है।
ठीक है, जौना खां की याद में दोस्तों किया गया ऐसा काम, ठीक है। तो याद रखिएगा जौनपुर, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है क्योंकि यह अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। आगे चल के जौनपुर पर सरकी वंश के राजाओं ने अपना शासन किया, तो उसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न इनसे और बनता है दोस्तों कि इसने क्या किया था, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने इसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। पूछता है प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था? उत्तर क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। एक प्रश्न और आपसे परीक्षा में पूछता है फिरोज शाह तुगलक से, ये जो कुतुब मीनार बना है ना, कुतुब मीनार का 5वां तल्ला किसने बनाया? कुतुब मीनार बनवाना शुरू किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गौरी का गुलाम था, उसने शुरू किया काम। किसके नाम पर शुरू किया? अपने नाम पर नहीं, उसका नाम भी कुतुब मीनार है ना, तो लोग समझते हैं कि अपने नाम पे क्या, नहीं। उस समय दिल्ली में काजी हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खिलजी नहीं, खिलजी तो नालंदा जो जलाया था वो है, खिलजी नहीं, काकी, काकी, ठीक है। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। उसने उसके नाम पर जो है, उनके नाम पर, उस काजी के नाम पर कुतुब मीनार की स्थापना की गई है। आगे का काम इल्तुतमिश ने करवाया और सबसे आखिरी तल्ला किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, ठीक है। अगर इतनी बात याद रखते हो तो आज आग लग जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात, ऐसे ही मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, एकदम शानदार सा सेशन चलने वाला है। वीडियो को और बढ़ाओ आगे और मजा आना चाहिए आज, ठीक है। चलो तो इसको देख लो, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? पूछा भी तो क्या पूछा, कुछ दमदार पूछा होता, लेवल का क्वेश्चन पूछा होता तो मजा आता। चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम क्लास है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर विषय का पोस्टमार्टम क्लास दूंगा। ऐसा स्टार्ट करूंगा, एक एक टॉपिक करके उठाऊं और पोस्टमार्टम क्लास ऐसी चर्चा करूं, क्वेश्चन उठाऊं और क्वेश्चन के बारे में क्या क्या आपसे परीक्षा में पूछता है सब बता दूं एक बार। Unacademy. Let's crack it. क्या आप रेलवे, एसएससी या बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आने वाले सीईटी एग्जाम्स की तैयारी कैसे शुरू करें? आपकी समस्या का समाधान है हमारा सीईटी बैच, जो कवर करेगा बैंक, एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम्स की तैयारी ऑल इन वन बैच में। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा था। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18th। लास्ट डेट 18 है मम्मी। और सिलेंडर? सिलेंडर, फोन, इंटरनेट, बिजली सब के बिल भर दिए। तू आराम से आ मम्मी, हम सारे काम बड़ी लगन से कर रहे हैं। गूगल पे पर है सभी बिल्स की एक चेकलिस्ट जो मिस नहीं होने देता कोई भी लास्ट डेट। एक बार में कुछ ना छूटने पाए। कविता जी को बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मुस्कुरा रही है भाई साहब, क्या बात है सिस्टर। हाँ बस आप सभी ऐसे मुस्कुराते रहो, मजा आ जाएगा। जरा एक साथ एक काम करना, ढेर सारे कमेंट करो, सब लोग हंसते हुए कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं क्या पूरी स्क्रीन कमेंट से भर जाती है क्या? सब हंसते हुए, एकदम सब मुस्कुराते हुए, ठीक है, सब मुस्कुराते हुए एक बार कमेंट करो, थोड़ा सा मजा आ जाए। क्या है ना, आप लोगों की हंसी देखकर के मेरे को बहुत खुशी होगी, ठीक है, और एनर्जी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आना शुरू हो गया लोगों का। मैंने कहा हंसना है, मुस्कुराना है, एक बार मुस्कुराओ, एक बार जितने लोग सब लोग मुस्कुरा दो, बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ एक बार, बस एक कमेंट, ठीक है, एक कमेंट कर दो मुस्कुरा करके, जल्दी से कर दो। ओहो देखो, एकदम मुस्कुराहट की लाइन लग जानी चाहिए ग्रुप में, दूसरा कोई कमेंट ना दिखने पाए, सिर्फ हंसी दिखनी चाहिए, सिर्फ हंसी हंसी हंसी, सिर्फ हंसी दिखनी चाहिए। मजा आ रहा है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओहो ये आंखियों में जो दिल लगा होता है ना, उसमें और मजा आता है देख के। चलो बहुत बढ़िया बात है, बस ऐसे हंसी खुशी आप लोग लगे रहिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला हम लोग को। चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, बस करो अब हंसना बंद, ठीक है, आगे ध्यान देते हैं अपने पढ़ाई पर। चलो आ जाओ दोस्तों, यहाँ चर्चा हो गई है खिलजी वंश की। अब खिलजी वंश की बात आती है, मैंने पहले बता दिया कि दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों याद रखेगा कुल 5 वंश ने शासन किया। कितने वंश ने? 5 वंश ने शासन किया है, ठीक है, इसको याद रखेगा। कभी कभी आपसे क्रम पूछ देता है तो याद रखेगा, सबसे पहले गुलाम वंश है, ठीक है, फिर आपका खिलजी वंश है, खिलजी है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और फिर लोदी वंश है। ये 5 वंश है, तो पांचों वंश तो पहले आप याद रखेगा, ठीक है। अब अगला पूछ दिया कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन क्रम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था दोस्तों, याद रखिए, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस सीट को हासिल किया था। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस सीट को हासिल किया था। कब हत्या किया था? तो हत्या किया था 1296 में। और गद्दी पर कितने साल रहा? 20 साल रहा। कितने साल रहा दोस्तों? 20 वर्ष तक इसने अपना राजपाट किया है। 1296 से लेकर के कितना तक? 1316 तक ये गद्दी पर बैठा रहा, ये गद्दी पर बैठा रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं। कुछ लोग रो भी रहे हैं, रोने वाले भाई बता दें जरा कि क्या कमी हो गई कि आप रो रहे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करिए कि रोने वालों को क्या दिक्कत हो गई कि रो रहे हैं, जल्दी से बताएं। कोई समस्या? चलिए कोई समस्या नहीं, कुछ लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना, 1296 अपने चाचा की हत्या किया, जलालुद्दीन खिलजी साहब की हत्या किया और इसने गद्दी संभाल लिया। एक तो आपको याद रखना। अब प्रश्न यहां से कितने कितने बन सकते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान सुनिएगा, यहां प्रश्न कितने बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल गया 1296 से 1316, ठीक है। अब यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों, पहला प्रश्न बनता है यहां पर कि इसने सबसे जो इसकी मुख्य लड़ाई थी इसके जीवन की, मैं उसको अगले नंबर पर डालता हूं, ठीक है। 1303 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1303 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1303 में दोस्तों आपको पता होगा एक नाम है चित्तौड़, नाम सुना है चित्तौड़ दोस्तों, या आपने नाम सुना होगा रानी पद्मावती
का। ठीक है, चलो थोड़ी सी कहानी की चर्चा कर देता हूं रानी पद्मावती का। रानी पद्मावती के पति का नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मावती है, इनको उस जमाने में विश्व सुंदरी कहा जाता था। कहा जाता था कि इनसे सुंदर महिला इस धरती पे कोई नहीं है। और ये बात चढ़ गई किसके दिमाग में? अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा सिकंदर बनना चाहता था। तो एक प्रश्न और आपसे पूछता परीक्षा में कि कौन सिकंदर बनना चाहता था? भारत का वह कौन सा शासक था जो सिकंदर बनना चाहता था? तो उत्तर क्या बताएंगे? वो अलाउद्दीन खिलजी था जो सिकंदर बनने की चाहत रखता था। क्यों? क्योंकि वो दुनिया जीतना चाहता था। तो जब उसको पता चला कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर है, तो उसने कहा मुझे पद्मावती को बस एक नजर देखना है। ठीक है, और राजपूतों के पास जाकर आप ये बात कर दो कि तुम्हारी पत्नी को हम देखने आए हैं, तो राजपूत तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो राजपूतों ने क्या किया? जब इन्होंने देखने की इच्छा जाहिर किया तो 1303 में मेवाड़ ने चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। एक्चुअली धावा बोलने का मूड नहीं था, मूड था रानी पद्मावती को देखने का। कहां पर? तो 1303 में दोस्तों ये चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दिया। ठीक है, और राणा रतन सिंह की मार करके, मतलब उनकी लड़ाई हुआ, उसमें जो है हटा करके रानी पद्मावती को देखने की इच्छा जाहिर किया। ये अच्छा, इसकी चर्चा कहां मिलती है? ये पूरी लड़ाई और ये जो बातचीत है, कहा जाता है यहां पर रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया। क्या कर लिया? जौहर। ठीक है, चलो ये जौहर क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दूं। जौहर क्या होता है इसके बारे में बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अरे वही वाला कासिम जो 712 में सिंध पर हमला किया था और ये लड़ाई राजा दाहिर के साथ हुआ था। ठीक है, इसको राजा और ब्राह्मणवाद का युद्ध कहा गया, जिसकी चर्चा चचनामा में मिलता है। ठीक है, ये वही लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो उस लड़ाई में जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई तो राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर कर लिया। यहां पर इस लड़ाई में राजा दाहिर की पत्नी ने जौहर कर लिया। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे पहले जौहर किसने किया? क्या बताओगे? भारत में सबसे पहले, ये मत बताना पद्मावती ने, पद्मावती से पहले भी जौहर किसने किया था? राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। ये जौहर सर होता क्या है? अरे जिसके पति की मृत्यु हो जाती है वो महिला क्या करती है? अग्निकुंड में कूद करके अपना जान दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि पहले के जमाने में ऐसी लड़ाइयां होती थी कि लोग राजा को हत्या करके, राजा को जब मार दिया जाता था तो उनकी रानियों को उठा लाते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम इनकी पत्नी को अपने साथ लेके चला जाता, इसलिए रानी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। जौहर तो कर लिया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो छोटी छोटी पुत्रियों को उठा करके अपने साथ लेकर अरब चला गया। अरब ले जाकर उसने कहा कि मैं अपने आका को, जिसने मुझे भेजा है भारत में, मैं अपने आका को यह गिफ्ट दूंगा कि मैंने भारत से दो सुंदर लड़कियां आपके लिए लाया है, आपको परोसने के लिए। ठीक है, वो लड़कियां भी बड़ी जो है इंडियन थी और उनके मन में बड़ा खूंखार सा प्रश्न था। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो हम तो कुछ, मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो गई, माता ने तो जौहर कर लिया, लेकिन हम भी इस कासिम को छोड़ने वाले नहीं है, इस कासिम को हम छोड़ने वाले नहीं है। और लड़कियों ने क्या कहा? लड़कियों ने आका से कहा, आका एक छोटी सी बात है। आका ने पूछा क्या? बोल रहा है कि पता नहीं, बड़ा शर्म से आ रही है कि मैं आपको बात बताऊं या ना बताऊं। आका ने पूछा क्या है? तो लड़कियों ने कहा बस बात इतनी सी है कि आपके सामने हमें परोसने से पहले हमारा रसपान किसने कर लिया है? इस मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया। और कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। आका एकदम आग बबूला कि पहले रसपान अपने कर लिया, बाद में लड़कियों को हमारे सामने परोस रहा है। कासिम की इतनी मजाल, कासिम को अपने सामने बुलाया और बैल के, कहा जाता है, कहानी का उल्लेख है, बैल के चमड़े में कासिम को पैक कर दिया, उसमें दम घुटने से कासिम की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, मजा आया होगा आप सभी को, जरूर आएगा। ठीक है, तो जौहर की बात आती तो याद रखिएगा राजा दाहिर की पत्नी ने सबसे पहले जौहर किया था, बाद में रानी